बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन। आज हमारा 10वीं क्लास का लेक्चर है जी। आपने टॉपिक देख लिया होगा, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी हमने केसी के यूनिट्स को डिफाइन करना है, लिखना है। हमने देखना है कि कब इसके यूनिट्स आएंगे और कब इसके यूनिट्स नहीं आएंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने केसी को डिफाइन कर लिया था, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो देख लिया था आपने बेटा जी। और हमने जो है लॉ ऑफ मास एक्शन भी ड्राइव कर लिया था। और सबसे अहम तरीन बात वो ये कि हमने उसको एक्टिव मास के रूप से समझकर फिर जो है वो बयान किया था। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन का और उसका दूसरा लेक्चर जो कि उसकी एक डेरिवेशन थी, वो देख लें, उसके बाद इस पर आइएगा, ताकि आपको प्रॉपर जो है वो एक सीक्वेंस के साथ बातों की समझ आती रहे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसके कांस्टेंट के बारे में है। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिहाज से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलते हैं या एग्जाम में बाज़ दफ़ा वो आते भी हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर बेटा जी। हमारे पास है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज केसी बाय द वे। ठीक है, हम एक जो है वो लेकर चलेंगे एग्जाम्पल। हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मिलती है आयोडीन के साथ, और हमारे पास एक कह लो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, याद रहे ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा हमारे पास, ये किसी भी बंद सिस्टम के अंदर होगा। ठीक है, बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन भी हमारे पास बेटा गैस है, आयोडीन भी गैस है, जो बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड वो भी गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन के दो हमारे पास यहाँ पर एटम कह लें, इधर आयोडीन के दो एटम है, इधर हमारे पास एक बना है, या इसके कह लें हमारे पास कि इसको बैलेंस करने के लिए हमने दो लगा दिया। ठीक है, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हमने बोला था कि इसके जो शुरू में लगाया जाता है इसको आप स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, एस सी इसकी कह लो कि शॉर्ट फॉर्म है, विच इज स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, ये हम कहेंगे ये के एफ है, विच इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास आएगा बेटा के आर, ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा जी, ये सिस्टम जो है हमने मान के चलना है कि ये बंद कह लो कि सिस्टम के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपको केसी का एक्सप्रेशन याद पड़ता हो तो केसी होता है बेटा जी, हमने लास्ट टाइम इसको कैसे ड्राइव किया था, केसी होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके नीचे होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये हमने लास्ट टाइम जो है सारा बयान कर लिया था, कितनी मिकदार में आपके पास प्रोडक्ट बने हैं उसकी कह लो कि एक्टिव मास, और रिएक्टेंट कितने यूज हुए हैं उसका एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसके स्टार्ट में यहां पर नंबर ऑफ मोल लिखे हो, ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल लिखे हो बेटा तो वो उसकी यहां पर एक्सपोनेंट में रेज हो जाते हैं, या इसकी पावर में यहां पर लिखे जाते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव कर लिया था। अब यहां पर गौर से देखें तो आपके पास प्रोडक्ट क्या है, दिस वन, रिएक्टेंट क्या है बेटा, ये वाला। तो हम उसको लिख देंगे यहां पर कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोजन और आयोडाइड। ठीक है बेटा, जबकि इसके शुरू में हमारे पास दो मोल बने हैं, या स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह लो, वो इसकी बेटा पावर में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास है रिएक्टेंट, वो आपके पास है बेटा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके दो एटम है, इस तरह आयोडीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कह लो बेशक, या दो एटम कह लो या मॉलिक्यूलर कह लो, बात वही है। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अगर आपको याद पड़ता हो तो मैंने आपको जब ये लॉ ऑफ मास एक्शन शुरू किया था तब मैंने बताया था कि ये जो ब्रैकेट होती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इसका यूनिट होता है मोल। ठीक है, पर डीएम क्यूब। ये इसको आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास वहां पर लिखा गया था, अगर नहीं पता तो वो लेक्चर जाकर देख ले। और इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसके अंदर जस्ट आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब लिखेंगे बेटा के सी बराबर है
किसके बेटा जी, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका इसके अंदर यूनिट लिख देंगे विच इज मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। और इसका एक्सपोनेंट जो है बेटा, इसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो लिख देंगे विच इज 2, जो कि कह लो कि एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इसके बाद लिखेंगे रिएक्टेंट, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, सॉरी हाइड्रोजन है, इसका जो आएगा बेटा मोल पर डीएम क्यूब आएगा। इसी तरह आयोडीन का भी यही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब जरा अब गौर करें, ये हमारे पास स्क्वायर में आ रहा है, इससे मुराद क्या है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दो मरतबा है, स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और ये दो मरतबा। अब जरा गौर करें तो आपके पास एक मरतबा ये कट गया, फिर ये कट गया इसके साथ, ठीक है। तो यहां पर जवाब तो वैसे एक आएगा, लेकिन यूनिट क्या आएगा बेटा, यहां पर लिखेंगे इसका, यहां पर लिखेंगे नो यूनिट या जीरो लिख लो, चलो नो लिख लो। यहां पर इसका यूनिट जो है वो कोई भी नहीं बनता, केसी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जहां पर जाकर ये रिएक्शन जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर गया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर आ गया था, ठीक है। इस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, कर चुके हैं पहले। अब ये कट गया, ऊपर भी दो नीचे भी दो, कोई यूनिट नहीं आया हमारे पास। तो देखने की बात क्या है कि मेरे पास जब रिएक्टेंट, अब जरा गौर करें, इस रिएक्टेंट के यहां पर नंबर ऑफ मोल, यहां पर नंबर मोल क्या था बेटा, एक, ठीक है, नंबर ऑफ मोल एक था, इसके में नंबर मोल क्या था, एक, या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा क्या था, एक, ठीक है। सो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका भी एक है, लिखने में नहीं आता, जिसका कुछ नहीं होता उसका एक तो होता ही है, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ताला होता है, तो ऐसे ही समझ ले, इसका कोई नहीं है तो इसका एक है, इसका भी एक है, तो बेटा जी एक जमा एक, ये दो बन गया, दो रिएक्टेंट से दो बने प्रोडक्ट। तो मैं आप बताना ये चाह रहा हूं कि जब हमारे पास, यहां पर बेशक मैं लिख देता हूं, ठीक है, और लिखेंगे क्या जी, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो किसके जी, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है, वहां पर आपके पास केसी का कोई भी यूनिट नहीं होता, याद रखना, ठीक है। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों इक्वल हो, यानी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये दोनों को मिला लें, ठीक है, और प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास कोई भी केसी का यूनिट नहीं है। समझ आया यहां तक बेटा। अब हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, ठीक है, और दूसरी एग्जांपल क्या है जी हमारे पास, चलिए तो लिख लेते हैं, नाइट्रोजन है N2, ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास हाइड्रोजन है H2, बेटा जी बनता क्या है, अमोनिया, हैबर के प्रोसेस के जरिए से, ठीक है। हैबर का जो प्रोसेस है ये दुनिया में सबसे ज्यादा अमोनिया पैदा करने के लिए ये यूज किया जाता है, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है। हैबर के प्रोसेस के जरिए से आप अमोनिया तैयार करते हुए, बाद दफा ये आपका एमसीक्यू बोर्ड में आया हुआ है कि कौन सा सूटेबल मेथड होता है अमोनिया तैयार करने के लिए, वहां पर हैबर का प्रोसेस लिखा होता है, और बाद दफा उसकी कंडीशन लिखी होती है कि 200 से लेकर 300 तक टेम्परेचर होता है, फिर उसका इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वो सारी कंडीशन भी आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बनता क्या बेटा, अमोनिया विच इज NH3, ठीक है। अब आपको पता है ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैस है, और जो बनेगा वो भी गैस होगा, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ये जो सबस्क्रिप्ट में इसकी कह लो वो स्टेट बताई जा रही है ना, ये लिखनी आपके लिए लाजमी होती है, क्योंकि लॉ ऑफ मास है। मैंने आपको जब एक्टिव मास की वो कह लो समझाया था, तब मैंने बताया था कि हम एक्टिव मास के लिए अमूमन जो है ये गैस को लेकर चलते हैं, आपके चैप्टर में भी इसी को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आपने वही चीजें लेकर चलनी हैं, और लिख ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
ये ना बाद में फिर आपको मार्क्स कटाओ। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इधर बनता है अमोनिया। बेटा बैलेंस कर लें, देखिए नाइट्रोजन के 2 हैं यहाँ पर, इधर नाइट्रोजन का 1 है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 बन गए, लेकिन गौर करें 2 3 पर 6, यानी आपके पास हाइड्रोजन के 6 बन रहे हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो बेटा उसको बैलेंस करने के लिए शुरू में क्या लगा दोगे, मतलब 3। अब जरा गौर करें, इसके आपके पास बन चुके हैं बेटा 6 हाइड्रोजन के, और इसके 2 हैं, इधर देखो नाइट्रोजन के 2 हैं, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसके भी 6 बन गए, यानी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। मैट्रिक के लेवल में इसी तरह बैलेंस करनी आपको सिखाई जाएगी। दूसरे तीसरे चैप्टर में फर्दर आपको मैं इस तरह क्या ट्रिक्स बताता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेथोडोलॉजी आपको जाकर 11वीं क्लास के अंदर आएगी। खैर जी, इसको लिख लेंगे जी, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कैले कांस्टेंट है, ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है के आर, और आपको पता है के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे के सी की वैल्यू। ठीक है, के सी जो है हमारे पास ये है जी रिएक्शन का कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम का बाय द वे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर आएगा विच इज अमोनिया NH3। ठीक है, आप याद रखना जो शुरू वाली वैल्यू होती है ना, ये लिख दी, ये नहीं लिखनी होती आपने, ये ऊपर इसके एक्सपेरेंट में जा रहा होता है, ये याद रखना बेटा। ठीक है, अब जरा गौर करें तो मेरे पास बेटा इसके एक्सपेरेंट यानी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आएगा हमारे पास रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, और वो क्या है बेटा नाइट्रोजन। इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है ही नहीं, लिहाजा नहीं लिखेंगे, यानी ये क्या है वो लिखने में नहीं आएगा। आपके पास हाइड्रोजन गैस है, इसका बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, वो इसकी पावर में सारा लिख देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप बेटा कुछ नहीं, सिंपल इसमें आप इसके जो यूनिट्स हैं उनको पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो के सी बराबर है बेटा हमारे पास, अमोनिया का यूनिट होता है मोल अगेन पर डीएम क्यूब। ठीक है, और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। ठीक है, या पावर कह लें आप इसको। नाइट्रोजन का भी आ जाएगा बेटा मोल पर डीएम क्यूब आ गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास आया हाइड्रोजन का, इसका भी बेटा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन हमारे पास इसके क्योंकि पावर में 3 है, इसके देखो ना हाइड्रोजन का SC स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 था, वो इसकी पावर आ गया। ठीक है बेटा जी, क्या करो अब कट कर दो। कट कैसे करेंगे, कट ऐसे करेंगे बेटा जी, ये 2 है, ये हमारे पास 1 और 3, यानी ये टोटल 4 है, ऊपर 2 है, तो 4 नीचे है यूनिट्स में, ऊपर 2 है, तो ऊपर वाले 2 नीचे वाले 2 को उड़ा देंगे, नीचे बचेंगे 2। ठीक है, तो अब कट कैसे करेंगे जी, यानी आप इसको कहेंगे कि ये वाला मेरे पास कट हो गया। ठीक है, और उसका ये जो 3 वाला था ये कट हो गया, मुराद क्या कि इसमें से ये उड़ गया, 1 बच गया, 3 था 2 उड़ा दिया अपने, कट हो गए। ठीक है, और ये वाले 2 बच गए। अब आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, के सी बराबर है हमारे पास, ऊपर तो कट गया, ऊपर आया 1। ठीक है, नीचे तो कोई ये वाला और ये वाला, इसको इकट्ठा करके लिखना जरा, ये आएगा मोल। ठीक है, डीएम क्यूब, और इसका स्क्वायर आ गया, है ना। देखो एक मर्तबा ये, एक मर्तबा ये 3 थे, 3 में से 2 तो कट गए ऊपर वाले के साथ। ठीक है, इसमें से 1 बचा, 3 में से 1 ये वाला, तो स्क्वायर में आ गया। अब आपकी तरह तो पता ही है कि बेटा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ऐसे करके जी, 1 तो ऊपर ही रहेगा। मोल का क्या आएगा बेटा आपके पास, मोल का स्क्वायर, और डेसीमीटर क्यूब का यहां पर क्या आएगा 6 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, ये हमारे पास 6 आ गया। अब जरा देखिए हमारे पास, ठीक है, ऊपर जाएगा जब ये, क्यों बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, ऊपर जाकर जमा का बन जाएगा, तो हम लिखेंगे इसका मोल। ठीक है, माइनस में 2, और डेसीमीटर क्यूब जो है बेटा वो किस में आएगा, वो आएगा प्लस में 6। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये आपके पास आया है केसी का यूनिट। क्लियर बेटा जी, यहां पर अगर आप गौर करें तो केसी का जो यूनिट है वो आ रहा है पर मोल स्क्वायर। ठीक है, और डीएम का 6 में आ रहा है। ठीक है, डीएम का पॉजिटिव 6 में आ रहा है, नेगेटिव में नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऊपर जाकर माइनस का हो गया, ये ऊपर जाकर जमा का हो गया।
ठीक है बेटा, समझ आया यहाँ तक आपको? यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बता दें मुझे। हमारे पास ये दो थे, ठीक है, इसके दो मत जमा कर रहे, सिंपल कर रहे, ठीक है ना, यानी मोल एक ये वाला एक ये वाला, दो हो गए, माइनस के तीन माइनस के 6 बन गए, ऊपर जाकर प्लस के 6 बन जाते हैं। अब गौर करें जरा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इसके और इसके, ठीक है, यानी इसका SC प्लस इसका SC, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है बेटा, ये बराबर नहीं है इसके, इसके दो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बन रहे हैं, जबकि इसके कितने बन रहे हैं भला? 4। ऐसी है, यानी इसके नंबर ऑफ मोल या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसके 3 है, 3 और 1 4 बने, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इधर 2 है इधर 4 है। जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल ना हो या नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइडों पर इक्वल ना बने तो उस वक्त में केसी के यूनिट्स आते हैं, ठीक है बेटा जी। उस वक्त केसी का ये कहना कि कोई यूनिट नहीं होता, ये गलत होगा, केसी के यूनिट आते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं आपको क्या करूंगा, इसकी 9.1, 9.2 और 9.3 ये 3 एग्जांपल अभी समझा देता हूं, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। हाँ जी, अब हम इसका बेटा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि ऑलरेडी आपकी बुक पर सॉल्व है बाय द वे, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेंगे इसको, ठीक है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। हमारे पास है 9.1 एग्जाम्पल है जिसमें आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस है, उसके साथ आयोडीन गैस है, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है बेटा, यानी आएगा हमारे पास इसकी जो क्वेश्चन है पहले भी अभी हम लिख के हटे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, फिर आएगा बेटा आयोडीन, और हमारे पास दोनों जब कंबाइन करते हैं रिवर्सिबली, ठीक है, तो बनता है हाइड्रोजन और आयोडाइड, ठीक है। हमारे पास आएगा इसका KF KR, इसके 2 मोल बनते हैं, एक गैस है, इसके नीचे भी लिखेंगे कि ये गैस है, ये भी हमारे पास गैस है बेटा, और ये एक बैलेंस्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन है बाय द वे बेटा जी, ठीक है। इसकी ये वैल्यू बता दी है और उसने पूछा है आपसे, यानी ये क्वेश्चन देकर इसने वैल्यूज दे दी हैं कि इसकी केसी की वैल्यू फाइंड करो, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज केसी बाय द वे, ठीक है बेटा जी, तो कर लेते हैं। इसमें हमारे पास अगेन आप लोगों को पता है कि केसी जब लिखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट नीचे होता है, ठीक है, इसमें वही तो आएगा बेटा हमारे पास। देखो ज़रा, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, इसकी ये प्रोडक्ट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बताइए आपको न्यूमेरिकल के अंदर, ये वाली 0.49, ठीक है। बाद जो कह ले बच्चे हैं वो यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिखते, कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर यूनिट साथ में लिखता जाऊंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ इसके एंड पर कोई यूनिट नहीं बनेगा क्योंकि इसके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो बराबर है, इधर भी 2, एक और एक 2 है, उधर भी 2 है, लेकिन फिर भी लिख लेंगे मोल, ठीक है, और आएगा पर dm³, और इसका SC ऊपर जाएगा, ठीक है बेटा, ये नीचे आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो हाइड्रोजन की है कितनी है बेटा, 0.05, ठीक है, मोल पर dm³। फिर आएगा बेटा जी आयोडीन की, वो है 0.06, यहाँ पर लिखेंगे यूनिट, मोल पर dm³, ठीक है बेटा जी। आप इनको सॉल्व करेंगे, आपको पता है मोल जो यूनिट्स हैं वो तो दोनों इक्वल हैं, ऊपर भी और नीचे भी, वो तो कट जाएंगे, ठीक है, बाकी को सॉल्व कर लें, ठीक है, आपके बुक वाले ने भी भाई सॉल्व किया हुआ है। बाकी को जब सॉल्व करेंगे तो जवाब जो आपके पास आएगा बेटा जी वो कितना है, पहले लिखता 0.240 और नीचे आएगा बेटा 0.0030 और एंड पे जवाब बेटा इसका आता है 80, यानी आपने ये मेरे पास केसी है, ठीक है। अब आपके पास आपने 0.49 को स्क्वायर किया, उसका आंसर ये आ रहा है 0.240, ठीक है।
उसके बाद आ रहा है 0.05 को जब 0.06 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 0.0030 आंसर आ रहा है। इनको डिवाइड करने के बाद आपके पास बेटा आंसर आ रहा है 80 और यहाँ पर कोई भी यूनिट इसके साथ नहीं लिखा हुआ। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसका कोई भी यूनिट नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो इक्वल आ रहे थे, वो कट गए। ठीक है बेटा, अगली एग्जांपल है 9.2 हमारे पास। बेटा इसकी आपको गिवन डाटा दे दिया गया है, इसका भी बेटा आपने क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर मैं लिख लेता हूं इसका बेटा। ठीक है, इसका भी आपने जो कैलकुलेशन करनी है बेटा वो किसकी करनी है, केसी की। इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो पहले बेटा हम इसको बैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि आपके पास मैंने अभी यहाँ पर लिखी भी थी पहले। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, साथ में आगे बेटा हाइड्रोजन गैस, ये आपस में रिवर्सिबली रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा KF, फिर आएगा बेटा KR और आगे बनेगा अमोनिया विच इज NH3। ठीक है, ये भी गैस है हमारे पास और इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये 3 इस्तेमाल होंगे हमारे पास। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब हमारे पास क्या है, ये हैबर की प्रोसेस से हमने अमोनिया तैयार की है। बाय द वे उस पर कंडीशन नहीं लिखी, यहाँ पर कितना टेम्परेचर प्रेशर है वो भी कंडीशन नहीं लिखी यहाँ पर। ठीक है, जस्ट आपको बता दिया कि ये हो रहा है। अब हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी दी उसने, देखो जरा। हम इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे बाय द वे। ठीक है, तो केसी को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन, नीचे क्या गया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है अमोनिया की बेटा, वो आएगा 0.113। ठीक है, इसका यूनिट साथ लिख देंगे मोल पर DM क्यूब और ये बन जाएगा कोएफिशिएंट इसका 2। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे नीचे रिएक्टेंट, नाइट्रोजन है 0.602, इसका यूनिट आएगा मोल डेसीमीटर क्यूब। उसके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है, विच इज 0.420, इसका आएगा मोल, ठीक है, पर DM क्यूब। ये आ गया बेटा जी। अब इसका स्केयर ले लो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, यूनिट्स याद रहे इसके ऊपर 3 आएगा। ठीक है, इसके जो यूनिट है बेटा वो यूनिट कट जाएंगे, यानी आपके पास ये जो यूनिट है ये कट जाएगा। ठीक है, इसका ये कट जाएगा बाय द वे। ठीक है, जो हमने अभी भी किया था इसको साल पहले। अब इसकी वैल्यू को जब आप पहले सॉल्व करने के बाद लिखेंगे तो आएगा 0.286 मोल, माइनस में 2 यहाँ पर मोल कह लो, और आएगा DM का 6 कह लो। अगर पॉजिटिव लिखना है तो आपकी मौज है। इतनी बेटा हमारे पास जो है वो KC की वैल्यू आ जाएगी इस रिएक्शन के लिए। इसके यूनिट्स आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर कोएफिशिएंट हैं 2, ठीक है, वो इसके इक्वल नहीं आ रहे, बराबर नहीं है। इसके 2 हैं, इसके 3 और 1 4 कोएफिशिएंट बनेंगे। ठीक है, लिहाजा नीचे वाला ये मोल, ये वाला मोल, ठीक है, ये मोल का स्केयर बन गया, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये 6 बन जाएगा। ऊपर जाकर जो बटे में रकम है ऊपर जाकर वो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का बनेगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास है 9.3 एग्जाम्पल, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की वैल्यू दे दी आपको, कंसंट्रेशन कह लो, क्लोरीन की कंसंट्रेशन दे दी आपको, और आपको KC का एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है, इसमें उसने आपसे ये मांगा है कि बताओ जो बन रहा है प्रोडक्ट उसकी मिकदार कितनी होगी। उसने आपको KC की वैल्यू दे दी है। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हमारे पास कि मेरे पास है PCl3 विच इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, जब यह रिएक्ट करती है क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है बेटा, क्लोरीन गैस के साथ ये जब रिएक्ट करेगी तो बनता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है, तो बनता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लिहाजा हमारे पास जो फास्फोरस
पेंटाक्लोराइड है ये दोबारा से टूटेगा, डिकम्पोज होगा इनटू Cl2 एंड PCl3। ठीक है, अब हमारे पास उसने इसकी वैल्यू दे दी, आपको ये बता दिया, आपको Kc बता दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, ये फाइंड करना है आपने। ठीक है, यानी इनके रिएक्ट करने के बाद इसकी कितनी मिकदार बनती है वो अपने फाइंड करनी है। तो Kc का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखेंगे ऊपर विच इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, ये भी बाय द वे गैस की ही फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर बनेगा नीचे वाला PCl3 जो कि रिएक्टेंट था, इसने रिएक्ट किया था विद क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब इनकी वैल्यू लिख दो। Kc की वैल्यू देखो कितनी है 0.13। ठीक है बेटा, PCl5 की तो बेटा अपने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, कोएफिशिएंट इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, लिहाजा ऊपर एक ही होगा या नहीं जाएगा। अब PCl3 की वैल्यू देखो कितनी है, वो 10 है, और इसकी कितनी बेटा वो 9 है, 9.0 कह लो या 9 कह लो, यूनिट तो वही है जो मोल पर डीएम क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो ये इधर आ जाएंगे हमारे पास, तो आएगा 0.13 मल्टीप्लाई कर लो 10, देन मल्टीप्लाई कर लो 9 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये बेटा किसके बराबर आ रहा है भाई दबे, ये आ रहा है PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन के। यानी ये दोनों रकमें, ये दोनों वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, PCl5 के नीचे है डिवाइड कर रहे हैं, इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 117 मोल पर डीएम क्यूब। और ये बेटा किसकी कंसंट्रेशन है भला, ये कंसंट्रेशन है PCl5 की। ठीक है, आपको पता है इसका यूनिट यही आएगा ना, कट करने के बाद भी वो माइनस में कट हो जाएगा ना। ठीक है, कि PCl5 का जो वैल्यू है वो 117 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अगर यूनिट का नहीं भी पता तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये कौन सा Kc अभी, ये तो आपके पास प्रोडक्ट है। ठीक है ना, Kc की जाकर यूनिट चेंज होंगे, जो रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन होगी उसका यूनिट थोड़ी चेंज होगा, वो तो वही रहेगा विच इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ जाता है। ये बेटा आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, आपका न्यूमेरिकल 9.3 यहाँ पर एग्जाम्पल खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर के अंदर Kc की इंपॉर्टेंस देखेंगे बेटा, उसके बाद फिर मैं आपको उसका नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा, यानी 2 लेक्चर और होंगे। उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक वाले वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कवर करवा दूंगा, वो भी इसी तरह ही है। ठीक है, एक दो में थोड़ी बात जाकर वो उसका रूट स्क्वायर लेना पड़ता है या स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो वो मैं वहाँ पर जाकर बता दूंगा। ठीक है, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।